तो बच्चों स्वागत है आपका हिंदी गुरुकुल एकेडमी की एक और नई वीडियो में। तो कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखे होंगे। बच्चों यदि चैनल पर पहली बार हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें और यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस उपन्यास के लेखक प्रेमचंद हैं? तो आपको बताना है कि किस उपन्यास के लेखक प्रेमचंद हैं। ए कह रहा है चित्रलेखा, बी कह रहा है मानस के हंस, सी कह रहा है कर्मभूमि और डी कह रहा है झूठा सच। तो आपको बताना है कि किस उपन्यास के लेखक जो है वो प्रेमचंद्र हैं। चित्रलेखा के, मानस के हंस, कर्मभूमि या झूठा सच के लेखक प्रेमचंद हैं। तो बच्चों प्रेमचंद जो है वो कर्मभूमि के लेखक हैं। विकल्प सी जो है वो सही हो जाएगा। तो पहले का कौन सा विकल्प सही होगा? सी जो है वो सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर दूसरे की। सवाल नंबर दूसरे में कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द छांटिए। तो आपको निम्न में से शुद्ध शब्द को छांटना है। ए कह रहा कृपा, बी कह रहा कृपा, सी कह रहा कृपा और डी कह रहा कृपा। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा शब्द जो है वो शुद्ध होगा। विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी या विकल्प डी। तो आपको बताना है कि इसमें से शुद्ध शब्द कौन सा होगा। तो बच्चों दूसरे का विकल्प सी जो है वो शुद्ध हो जाएगा। कौन सा विकल्प होगा? सी जो है वो शुद्ध हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर तीसरे की। सवाल नंबर तीसरे में कह रहा है कि महादेवी वर्मा को यामा के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था। तो आपको ये बताना है कि महादेवी वर्मा को यामा के लिए कौन सा पुरस्कार मिला। ए कह रहा है ज्ञानपीठ, बी कह रहा है भारत रत्न, सी कह रहा है पद्म विभूषण और डी कह रहा है पद्म भूषण। तो आपको बताना है कि महादेवी वर्मा को यामा के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया था। ज्ञानपीठ मिला था, भारत रत्न मिला था, पद्म विभूषण मिला था या पद्म भूषण मिला था। तो बच्चों महादेवी वर्मा को यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो विकल्प ए सही हो जाएगा और यह पुरस्कार मिला था 1982 में। चलिए अगला सवाल कह रहे हैं कि दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कर रिक्त स्थान को भरें। कह रहे विवाह केवल स्त्री और पुरुष के गृह जीवन में प्रवेश का ही रिक्त स्थान नहीं बल्कि यह जीवन को फिर रिक्त स्थान देने का अवसर है। तो क्या प्रवेश करने और क्या देने का अवसर है उस विकल्प का चयन करना है। ए कह रहा है प्रसंग संपूर्णता, बी कह रहा है माध्यम नतीजा, सी कह रहा है साधन मार्ग और डी कह रहा है शुरुआत और दिशा। तो बच्चों आपको इस वाक्य को पढ़ करके उसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो ए कह रहा है कि प्रसंग और संपूर्णता भरा जाएगा, बी कह रहा है माध्यम और नतीजा भरा जाएगा, सी कह रहा है साधन और मार्ग भरा जाएगा, डी कह रहा है शुरुआत और दिशा भरा जाएगा। तो बच्चों इसमें क्या भरा जाएगा? तो इसमें भरा जाएगा कि विवाह केवल स्त्री और पुरुष के गृह जीवन में प्रवेश का ही प्रसंग नहीं बल्कि जीवन को संपूर्णता देने का अवसर है। विकल्प ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ए विकल्प सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर पांचवे की। कर यह कुत्ता मेरा है, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का प्रकार बताइए। तो आपको बताना है कि यह कुत्ता मेरा है, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का प्रकार क्या है। ए कह रहा है संख्यावाचक, बी कह रहा है गुणवाचक, सी सार्वनामिक और डी कह रहा है कि परिणामवाचक। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा विशेषण प्रयुक्त किया गया है। संख्यावाचक है, गुणवाचक है, सार्वनामिक है या परिमाणवाचक है या परिणामवाचक है। तो बच्चों इसमें जो विशेषण है वो कौन सा विशेषण है। तो बच्चों वो विशेषण हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण अर्थात विकल्प सी जो है वो सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही होगा? सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर छठवें की। कहाँ कह रहा है कि जहाँ अमानों में मानवीय गुणों का आरोपण हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो आपको ये बताना है कि जहाँ अमानों में मानवीय गुणों का आरोपण हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। ए कह रहा उपमा, बी अर्थालंकार, सी दृष्टांत और डी कह रहा मानवीकरण अलंकार। तो आपको बताना है कि जहाँ अमानों में मानवीय गुणों का आरोपण हो वहाँ कौन सा अलंकार माना जाता है। तो बच्चों वहां पर जो अलंकार होता है वो मानवीकरण होता है। तो विकल्प डी जो है आपका सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 7 की। सवाल नंबर 7 में कह रहे हैं कि दिए गए विकल्प में से विस्तार का विलोम शब्द कौन सा है। तो आपको विस्तार का विलोम शब्द बताना है। ए कह रहा है लघु, बी कह रहा है छोटा, सी कह रहा है संक्षिप्त और डी कह रहा है बड़ा। तो आपको बताना है कि विस्तार का विलोम क्या होता है। लघु, छोटा, संक्षिप्त या बड़ा होता है। तो बच्चों विस्तार का विलोम क्या हो जाएगा। तो विस्तार का विलोम संक्षिप्त हो जाएगा, विकल्प सी होता है। ठीक लघु का गुरु होता है और बड़ा का छोटा होता है। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 7वें की।
सवाल नंबर 7 में कह रहा है कि कन्नौजी बोली मुख्य रूप से निम्न में से कौन से जिले में बोली जाती है? तो आपको ये बताना है कि कन्नौजी मुख्य रूप से निम्न में कौन-सी बोली बोली जाती है, किस जिले में? ए कह रहा है कानपुर, बी इलाहाबाद, सी फर्रुखाबाद और डी कह रहा है मुरादाबाद। तो आपको ये बताना है कि कन्नौजी मुख्य रूप से निम्न में से कौन से जिले में बोली जाती है? कानपुर में, इलाहाबाद में, फर्रुखाबाद में या मुरादाबाद में? तो बच्चों कन्नौजी मुख्य रूप से फर्रुखाबाद में बोली जाती है। विकल्प सी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन-सा? सी हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 9वें की। 9वें में कह रहा है कि दिए गए विकल्प में से विघ्न का समानार्थी शब्द कौन-सा है? तो आपको विघ्न का समानार्थी शब्द बताना है। ए कह रहा है दुःख, बी कह रहा है मुसीबत, सी कह रहा है मुश्किल और डी कह रहा है अंतराय। तो बच्चों इसमें विकल्प में हो गया, ये बी हो गया और ये सी विकल्प है, ये सी हो जाएगा। तो चलिए बताइए विघ्न का समानार्थी ए कह रहा है दुःख, बी कह रहा है मुसीबत, सी कह रहा है मुश्किल और डी कह रहा है अंतराय। तो आपको ये बताना है कि विघ्न का समानार्थी निम्न में से कौन-सा सही होगा? तो बच्चों विघ्न का समानार्थी जो है वो डी सही हो जाएगा। अंतराय जो होता है ये विघ्न का समानार्थी होता है। चलिए, बात करते हैं सवाल नंबर 10वें की। सवाल नंबर 10वें में कह रहा है कि क्रिया के जिस रूप में वर्तमान में क्रिया होने का संदेह हो उसे कहते हैं। तो कह रहा है कि क्रिया के जिस रूप में वर्तमान में क्रिया होने का संदेह हो उसे कहते हैं। सामान्य भविष्यत, संदिग्ध वर्तमान, सामान्य वर्तमान या संदिग्ध भूत। तो आपको बताना है कि क्रिया के जिस रूप में वर्तमान में क्रिया के होने का संदेह हो उसे हम क्या कहेंगे? सामान्य भविष्यत कहेंगे, संदिग्ध वर्तमान कहेंगे, सामान्य वर्तमान कहेंगे या संदिग्ध भूत कहेंगे। तो बच्चों इसे कहा जाएगा संदिग्ध वर्तमान। विकल्प बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन-सा? बी है सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 11 की। सवाल नंबर 11 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प कलम शब्द का बहुवचन दर्शाता है? तो आपको ये बताना है कि कलम का बहुवचन कौन दर्शाता है? ए कह रहा है कलम, बी कह रहा है कलामियों, सी कह रहा है अनेक कलम और डी कह रहा है कलमें। तो आपको बताना है कि कलम का बहुवचन निम्न में से कौन दर्शाता है? कलम, कलामियों, अनेक कलम या कलमें। तो बच्चों 11 का विकल्प नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। कौन-सा? कलमें। क्या होता है? तो कलमें विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। ये तो बात करते हैं सवाल नंबर 12 की। सवाल नंबर 12 में कह रहा है कि मानक वर्तनी के अनुसार निम्न में से कौन-सा शब्द शुद्ध नहीं है? तो आपको ये बताना है कि मानक वर्तनी के अनुसार कौन-सा शब्द शुद्ध नहीं है। ए कह रहा है आशीर्वाद, बी कह रहा है संबंध, सी कह रहा है उज्ज्वल और डी कह रहा है पूजनीय। तो आपको बताना है कि मानक वर्तनी के अनुसार कौन-सा शब्द शुद्ध नहीं है। तो बच्चों मानक वर्तनी के अनुसार जो है वो पूजनीय शुद्ध नहीं है। कौन-सा शब्द? पूजनीय शब्द शुद्ध नहीं है। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 13 की। सवाल नंबर 13 में कह रहा है कि दिए गए विकल्प में से सुधा का समानार्थी शब्द कौन-सा है? तो आपको ये बताना है कि सुधा का समानार्थी शब्द निम्न में से कौन-सा है? ए कह रहा है प्यासा, बी कह रहा है नीर, सी कह रहा है अमृत और डी कह रहा है तृष्णा। तो आपको बताना है कि सुधा का समानार्थी शब्द कौन-सा है? प्यासा है, नीर है, अमृत है या तृष्णा है? तो बच्चों सुधा का आपको क्या बताना है? समानार्थी बताना है। तो बच्चों सुधा का समानार्थी शब्द अमृत हो जाएगा। विकल्प नंबर सी जो है आपका वो करेक्ट हो जाएगा। कौन-सा? सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 14 की। इनमें से कौन-सी रविंद्रनाथ टैगोर की रचना नहीं है? तो आपको ये बताना है कि कौन-सी रचना रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है। ए कह रहा है गीतांजलि, बी कह रहा है चंद्रकांता, सी दो बहनें और डी कह रहा है पोस्ट ऑफिस। तो आपको बताना है कि कौन-सी रचना रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है। गीतांजलि, चंद्रकांता, दो बहनें या पोस्ट ऑफिस। तो बच्चों इसमें से जो रचना टैगोर जी की नहीं है वो चंद्रकांता नहीं है। ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 15 की। सवाल नंबर 15 में कह रहा है कि तिलांजलि देना इस मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प दर्शाता है? तो आपको बताना है कि तिलांजलि देना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ए कह रहा है मार देना, बी कह रहा है जला देना, सी कह रहा है त्याग देना और डी कह रहा है नाश कर देना। तो आपको बताना है कि तिलांजलि देना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? मार देना, जला देना, त्याग देना या नाश कर देना। तो बच्चों तिलांजलि का मतलब होता है त्याग देना। तो विकल्प सी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन-सा? सी विकल्प सही हो जाएगा।
तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको अगर अच्छा लगे तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।